सो एक बहुत ही फेमस कोट है दैट विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, विनर्स आर दोज हु डू एवरी स्मॉल थिंग इन अ डिफरेंट फैशन। ठीक है, हर छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप अपने तरीके से, कुछ अलग तरीके से, एकदम परफेक्ट मैनर में करोगे ना, तो वो छोटी छोटी चीज़ों पे आपका ध्यान देखना, दैट विल एंड अप इन अ बिग रिजल्ट इन वन डे। ठीक है, तो इसी कोट को ध्यान में रखते हुए चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ वंदिता त्रिपाठी। और सारे सीएस एस्पिरेंट्स जिनके अभी जून में एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, वो अभी जी जान से पढ़ाई में लगे हुए हैं। ठीक है, बट जी जान से पढ़ाई में लगना तो अच्छा है, बट अ गुड स्ट्रैटेजी विल एंड अप इन अ विल लीड यू इन अ राइट डायरेक्शन। ठीक है, अगर आपको राइट डायरेक्शन में चलना है, उसके लिए सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। बचपन में आप लोगों ने एक सब्जेक्ट पढ़ा था मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में क्या होता था, सबसे पहले हम प्लान करते थे चीज़ों को, देन ऑर्गेनाइज करते थे, देन एग्जीक्यूट करते थे। ठीक है, तो अगर आप इन स्टेप्स में से एक भी स्टेप मिस करेंगे ना कहीं चीज़ों में दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, तो जो नंबर 1 स्टेप होता है हमारा प्लानिंग का, 2 मंथ्स के पहले, जब 2 मंथ्स लेफ्ट होते हैं ना एग्जाम को, तो ये प्लानिंग का जो वर्ड है ना, ये बहुत मैटर करता है। आपकी स्ट्रैटेजीज, छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज जो होती हैं, वही आपको आपके रिजल्ट में जो पास का जो सिंबल होता है वो आपको दिखाती है। ठीक है, तो इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं आज साथ मिल करके, तो वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। और चलिए शुरू करते हैं फिर, लेट्स बिगिन इट। जैसे कि हम सब जानते हैं, सीएस का कोई भी बच्चा हो, ठीक है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव के एस्पिरेंट्स हों, चाहे वो प्रोफेशनल के एस्पिरेंट्स हों, ठीक है, सबके एग्ज़ाम्स जून में आने वाले हैं। जून के एग्ज़ाम्स 1 जून से शुरू हो जाते हैं। दिसंबर वाले बच्चों की तरह 20 दिसंबर से शुरू नहीं होते हैं, जून से ही शुरू हो जाएंगे। आपके फर्स्ट वीक ऑफ जून से ही आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए अभी आपके पास 2 महीने बचे हैं। ठीक है, 2 महीने में आपको अभी से ये प्लान कर लेना है कि आपको स्टडी अपनी ख़त्म कैसे करनी है, उसका रिवीजन कैसे करना है, ताकि प्लानिंग में बार बार टाइम ना वेस्ट हो। ठीक है, प्लानिंग एक बार करी जाती है, ऑर्गेनाइजिंग साथ साथ करी जाती है, और एग्जीक्यूशन भी साथ साथ किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजीज जिसको आप अपने डेली शेड्यूल में, जिसको आप अपने प्लानर्स में शामिल कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को पढ़ाई में एक और एज मिलेगी। साथ ही साथ ये जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं, ये सारी मैंने खुद फॉलो की हुई है, और आई थिंक सीएस का जो भी बच्चा जिसका रैंक आया है या जिसका क्लियर हुआ है, उसके क्लियर होने में इन स्ट्रैटेजीज का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। टिप नंबर 1 है, जो स्ट्रैटेजी नंबर 1 है, वो है कंप्लीट योर लेक्चर्स ऑन टाइम। ठीक है, अब इसमें 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं। पहली कैटेगरी के, अच्छा एक चीज़ मैं पहले बता दूँ, ये वीडियो सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस प्रोफेशनल दोनों बच्चों के लिए है, दोनों अटेम्प्ट वाले बच्चों के लिए है। तो इस, हाँ, जो हमारा स्ट्रैटेजी नंबर 1 है, वो है हमारा कंप्लीट योर लेक्चर्स ऑन टाइम। ठीक है, अब लेक्चर्स खत्म करने में 2 तरीके के बच्चे होंगे। पहला बच्चे वो होंगे जिनके जून में तीनों ग्रुप्स हैं, तीनों मॉड्यूल्स वो दे रहे हैं। ठीक है, प्रोफेशनल के तीनों दे रहे हैं, या फिर एग्जीक्यूटिव के दोनों दे रहे हैं, या फिर आप कोई 1 या 2 मॉड्यूल दे रहे हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का कोई एक ग्रुप दे रहे हैं, प्रोफेशनल के कोई 2 या 1 ग्रुप दे रहे हैं। ठीक है, तो जो पहली कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी जून में तीनों अटेम्प्ट हैं, तो बच्चे ये इंश्योर करके रखें कि 20th ऑफ अप्रैल या फिर उसके पहले, या फिर 1-2 दिन आगे पीछे हो जाएगा, चल जाएगा, आपको आपका सिलेबस ख़त्म करना है। सिलेबस ख़त्म करने का मतलब है, जिन बच्चों ने क्लासेस लेके रखी हैं वो क्लासेस सारी देख करके ख़त्म करें, और जिन बच्चों ने सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर खुद से पढ़ रहे हैं, तो बच्चे सेल्फ स्टडी करके ख़त्म करें। मैं ये कोर्स ख़त्म करने की बात कर रही हूँ कि हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट, हर एक चैप्टर आपने एक बारी अच्छे से पढ़ा हो, उसके लेक्चर्स अच्छे से कंप्लीट किए हों। अब ये कैसे करना है, ये मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ। आप एक दिन में 3 लेक्चर देखो, 4 लेक्चर देखो, जितनी भी दिन अभी अच्छे से पढ़ाई करोगे ना, 20 दिन में जितना अच्छे से आप कर लोगे ना, जितना अच्छे से लेक्चर्स कंप्लीट कर लोगे, उतना जल्दी रिविजन आप शुरू कर पाओगे। तो तीनों ग्रुप वाले बच्चे ध्यान दें, 20 अप्रैल एक टेंटेटिव डेडलाइन आपको रखनी है, तब तक आपको आपके लेक्चर्स खत्म कर लेने हैं। और जिन बच्चों का 1 ग्रुप है या 2 ग्रुप है, उन बच्चों के पास कंपैरेटिवली क्लासेस कम होती हैं, तो वो बच्चे 10 अप्रैल तक, ठीक है, 10 से 15 अप्रैल तक अपना कोर्स खत्म कर लें। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कोर्स खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि आप रश कर रहे हैं। ठीक है, रश नहीं करना है, अच्छे से करना है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई का जो टाइम है आपको वो इंक्रीज कर देना है और कंप्लीट कर। अब आपने आपका कोर्स कर लिया कंप्लीट एकदम प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा, ये डेडलाइंस बिल्कुल आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। 1 दिन 2 दिन आगे पीछे हो सकता है, बट इससे ज़्यादा नहीं। और अगर ज़्यादा हो रहा है तो कोर्स को आप वहीं पे ड्रॉप करिए। आप बारी क्योंकि आई है आपके रिविजन्स की, 1-2 चैप्टर्स अगर रह भी गए हैं कोई बात नहीं,
उसको आप मैराथन लेक्चर वगैरह से या फिर किसी टीचर का जो फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच होता है उससे करके ख़त्म कर दीजिएगा बाद में। अभी जो आपने 90% कोर्स कंप्लीट किया है उसका रिवीजन का टाइम ज़रूरी है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी नंबर 2 हमारी इसी से जुड़ी हुई है, दैट इज रिविजन्स, ठीक है। रिविजन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। दैट डजेंट मैटर आप कितने रिविजन्स करते हो, आपके रिविजन्स प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो चीज़ मैटर करती है, ठीक है। अच्छा, रिविजन्स को लेकर के आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो जिसमें मैं एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बताऊंगी कि रिविजन्स करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ठीक है। बच्चों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ाई के साथ साथ अपना थोड़ा थोड़ा रिविजन्स करते आ रहे होंगे और उन्होंने अपना आधा रिवीजन अभी ख़त्म कर दिया होगा, एक बार उनका रिवीजन हो गया होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बेचारे लेक्चर्स ही देख रहे होंगे या फिर जिन्होंने लेट लेक्चर्स परचेज करे होंगे, उनकी अभी पढ़ाई ख़त्म नहीं हुई है, उन्होंने अभी एक बार भी रिवीजन शुरू नहीं किया है। तो जो बच्चे एक बार रिवीजन करके ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है, वो बच्चे क्या करेंगे 20 अप्रैल तक या 10-15 अप्रैल तक अपना कोर्स पूरा प्रॉपर्ली कंप्लीट करेंगे और इसके बाद अपना पूरा टाइम जो है 2nd या 3rd रिवीजन को देंगे। साथ ही साथ राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। राइटिंग प्रैक्टिस आपको स्किप नहीं करनी है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। आपको राइटिंग प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, आईसीएसआई के पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से, या फिर जिन बच्चों के पास स्कैनर है, अगर हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए, आईसीएसआई की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, उससे आपको करनी है राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। रिवीजन साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा रिवीजन अच्छे से करेंगे उतने ही अच्छे से आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और जो दूसरे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक कोई भी कोर्स नहीं शुरू किया है, मतलब सॉरी कोई भी रिवीजन नहीं शुरू किया है, वो बच्चे क्या करें, एक बार अपना पूरा पहले कोर्स कंप्लीट कर लें 20 अप्रैल या 10-15 अप्रैल तक रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद आप पूरा ध्यान रिवीजन पे लगाएं। जब तक आपको फर्स्ट रिवीजन करना है, 15-20 दिन मान लीजिए आपने आपके फर्स्ट रिवीजन के लिए रखे, तब तक आपको राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करनी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको पहला रिवीजन सिर्फ रिवीजन करना है, जैसे उन बच्चों ने किया था जो कोर्स के साथ साथ रिवाइज कर रहे थे। आपको सिर्फ रिवीजन करना है, पहला रिवीजन 10 से 15 दिन में। फिर बचे हुए दिन में जब आप सेकेंड रिवीजन करोगे उसके साथ आपको फिर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, तो ध्यान दीजिएगा। तो 2 कैटेगरी के बच्चे हो गए, जो पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन कर रहे थे वो सेकेंड रिवीजन करेंगे तो लिखते लिखते पढ़ेंगे, जो पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन नहीं कर रहे थे वो फर्स्ट रिवीजन करेंगे तो सिर्फ रिवीजन करेंगे, फिर सेकेंड रिवीजन से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। एग्जाम के पहले आपको 2 से 3 रिवीजन एटलीस्ट खत्म करने हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना है। और मैं एक सेपरेट वीडियो भी लाऊंगी, देन आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या कैसे करना है। अब आती है स्ट्रैटेजी नंबर 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। बच्चे मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो इतना कुछ पढ़ लेते हैं और इतना स्कैटर्ड तरीके से पढ़ते हैं कि एग्जाम के एक दिन पहले इतना पैनिक हो जाता है, समझ नहीं आता है कहाँ से क्या रिवाइज करें, ठीक है। तो आपको अभी से ये इंश्योर करके चलना है, और अभी इनफ टाइम है ये इंश्योर करने का कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप उस बुक को, उस टॉपिक को कैसे रिवाइज करेंगे। आपके पास 6-7-9 घंटा होता है एग्ज़ाम से पहले, जो मतलब जिन बच्चों के एग्ज़ाम में गैप नहीं है उनके पास तो सिर्फ 9 ही घंटा होता है, जिन बच्चों के एग्ज़ाम में गैप है तो 1 दिन होता है या 2 दिन होता है। तो आप कैसे रिवाइज करेंगे उन स्मॉल टाइम में पूरा रिवीजन। और हाँ, ध्यान रखिएगा पूरा सब्जेक्ट एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करके जाना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो कैसे आप रिवाइज करेंगे उसी के हिसाब से आपको अभी अपने रिविजन्स प्लान करने हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाइए, या फिर क्या कहते हैं आपके जो शॉर्ट नोट्स मान लीजिए किसी टीचर ने बनवाए हैं, ठीक है, टीचर्स की जिन बच्चों ने क्लासेस लिया है उन टीचर्स ने शॉर्ट नोट्स दिए हैं वो करिए। मॉड्यूल में पढ़ रहे हैं तो साथ साथ स्टिक नोट बना करके उसी में आपका क्रक्स लिखते चलिए, ठीक है, ताकि एग्जाम के पहले कोई बड़ा टॉपिक है, कोई लेंदी टॉपिक है, उसका क्रक्स आपने लिख के रखा है तो वो क्रक्स आप पढ़ करके चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दो, ठीक है। तो मेक शॉर्ट नोट्स टू रिवाइज होल सिलेबस 1 डे बिफोर एग्जाम। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना करके रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन या आई बटन में दे दूंगी, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा तो और क्या। अच्छा, जो चौथी स्ट्रैटेजी है वो कोई स्ट्रैटेजी तो मतलब ऐसे स्ट्रैटेजी नहीं है, लेकिन एक बहुत ध्यान रखने वाली बात है। बच्चे एक और गलती करते हैं कि 10 टीचर्स की बुक से पढ़ते हैं और फिर कंफ्यूज होते हैं। ये नहीं करना है आपको। मेरा तो जो मेन सजेशन है, अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको सिर्फ मॉड्यूल से ही पढ़ना चाहिए। मॉड्यूल के अलावा मैं कोई भी और बुक रेफ़र करने को नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ बच्चों ने किसी टीचर्स की क्लासेस लेकर के रखी हैं, वो शुरू से उसी बुक से पढ़ते आ रहे हैं, तो अभी आपको मॉड्यूल पे स्विच नहीं करना है। हाँ, एक नज़र मार लीजिएगा मॉड्यूल पे, लेकिन जिस बुक से आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी उसी बुक से पढ़ना है और एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक उसी बुक से पढ़ना है।
अलग अलग टीचर्स की बुक्स को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है। आपके पास जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल है आप उसी से पढ़ो, आपका एग्जाम बिल्कुल क्लियर होगा। अब एक जो बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी आप लोग को अपनानी है, ठीक है, वो है स्ट्रैटेजी नंबर 5, दैट इज टारगेट एग्जामिशन इन एनी वन सब्जेक्ट इन ईच ग्रुप। ठीक है, एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के 2 ग्रुप हैं जिसमें एक ग्रुप में 4 सब्जेक्ट्स हैं। प्रोफेशनल वाले बच्चों के 3 ग्रुप हैं जिसमें एक ग्रुप में 3 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे ये ध्यान रखें कि उनको हर एक ग्रुप में एक सब्जेक्ट ऐसा रखना है जो उनका फेवरेट हो, जिसमें वो एग्जामिशन टारगेट करें। ठीक है, मैंने बहुत बच्चों को देखा है हर सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं बट एग्रीगेट रह जाता है। ये एग्रीगेट क्यों रह जाता है? बिकॉज हम प्लान नहीं करते चीज़ों को सही तरीके से। ठीक है, एग्रीगेट रहने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हमारा किसी एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। आप अगर किसी एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ले आते हो ना, अच्छे मार्क्स का मतलब है 60+। ठीक है, मान लीजिए ग्रुप 1 में 60+ आ गए किसी एक सब्जेक्ट में, ग्रुप 2 में 60+ आ गए किसी एक सब्जेक्ट में, और दोनों सब्जेक्ट्स में आपके हर एक दोनों ग्रुप्स में आपके हर एक सब्जेक्ट में 45, 40, 45, 40 भी मार्क्स हैं, तो देखिएगा आपका एग्रीगेट बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अभी से डिसाइड कर लीजिए आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है और जिसमें आपकी अभी बहुत अच्छे से रिविजन चल रहा है, पढ़ाई भी हो चुकी है और जिसमें आप एग्जामिशन टारगेट कर सकते हो, तो उस सब्जेक्ट को उसी हिसाब से पढ़िएगा। ठीक है, उस सब्जेक्ट को उसी हिसाब से पढ़िएगा। और ये दोनों लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए है। एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों को भी एग्रीगेट का दिक्कत होता है, वो भी ये चीज़ का ध्यान रखें। प्रोफेशनल वाले बच्चे भी ध्यान रखें। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना कि कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, उसमें एग्जामिशन आपको टारगेट करनी है कि एग्जामिशन आ ही जाए, तो एग्रीगेट का भी टेंशन खत्म हो जाएगा और पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये सारी स्ट्रैटेजीज आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, और माफ़ी चाहूँगी इतने टाइम बाद एक वीडियो लाने के लिए, बट लिटरली यार आई एम टू ऑक्यूपाइड विद माई वर्क कि चीज़ों को करने के लिए टाइम ही नहीं मिला यार। कोई बात नहीं, आगे ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियोस आने वाली हैं, और कौन कौन से नए टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और टाटा बाय बाय।